हेलो एवरीवन, वेलकम टू चुड़ीवाल फिजिक्स क्लासेस। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का टॉपिक है ओम्स लॉ, चैप्टर 3। ओम्स लॉ क्या है? ओम्स साइंटिस्ट का नाम है। उन्होंने कुछ नियम दिया करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए। उस चीज को हमें देखना है। उसे इक्वेशन फॉर्म में इसने बताया। वो ये बताया कि सपोज कोई कंडक्टर है, उससे करंट आई जा रही है और हमें पता है कि उसके दो एंड पर उसकी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अगर V है, तो इसने कहा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इसको ऐसे देखेंगे, अगर ये कोई कंडक्टर है, इसका दो एंड ये हो गया, एक ये हो गया, इसके यहां पर और यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस V1 और V2 है। करंट यहां पर जा रही है I, तो इसने कहा जो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू V1 माइनस V2। तो इसने कहा जो पोटेंशियल डिफरेंस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I के। जितनी करंट जाएगी, अगर करंट ज्यादा जाएगी तो वो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ जाएगी, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इसका मतलब क्या हुआ? V इक्वल टू I R। R क्या हो गया? R इज द रेजिस्टेंस। इसको कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये फ्लक्चुएट नहीं करेगी, चेंज नहीं करेगी। किसी भी पर्टिकुलर मटेरियल के लिए ये वैल्यू फिक्स्ड है। R क्या कहलाता है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, इट्स वैल्यू इज फिक्स्ड फॉर गिवन मटेरियल। अब इसका क्या मतलब हुआ? ये जो मटेरियल पर डिपेंड करता है, तो ये क्या होगा? किसी मटेरियल पर डिपेंड करता है। मटेरियल के डायमेंशन पर भी डिपेंड करता है। आर की वैल्यू मटेरियल के डायमेंशन पर भी डिपेंड करता है। अगर उसकी लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, एरिया बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस घटेगी। इसका मतलब क्या हुआ? डायमेंशन पर भी डिपेंड करता है और मटेरियल का क्या नेचर है उस पर भी डिपेंड करता है। तो आप इसको लिख सकते हैं, आर जो है मटेरियल पर भी डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स आल्सो ऑन मटेरियल, कि मटेरियल कैसा है, कॉपर है, आयरन है, किसकी रेजिस्टिविटी क्या है, वो डिपेंड करता है कि मटेरियल कैसा है। गोल्ड है, सिल्वर है, वो कौन सा मटेरियल है उस पर भी डिपेंड करता है की वैल्यू। दूसरा, डायमेंशन ऑफ कंडक्टर। अब इसको समझने के लिए कि डायमेंशन पर कैसे डिपेंड कर रहा है, अगर आपके पास कोई भी एक वायर हो, कोई भी एक कंडक्टर हो, कंडक्टर की स्ट्रिप ले ले, कोई भी एक कंडक्टर की स्ट्रिप हो, उस कंडीशन में आप चेक कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए ये कंडक्टर की स्ट्रिप है छोटी सी, इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? V, और इसमें कितनी करंट जा रही है? I। तो इसके लिए क्या हो जाएगी? V इक्वल टू I R। R की वैल्यू क्या आ गई? V बाई I। अगर पहला केस तो ये हो गया। दूसरा केस, अगर आप इसमें इस स्ट्रिप में लेंथ वाइज एक और स्ट्रिप सिमिलर वाली लगा ले, यही वाली, तो यहाँ पर एक स्ट्रिप तो ये हो गई, एक और स्ट्रिप लगानी है जो बिल्कुल ऐसी ही हो, सेम स्ट्रिप, बिल्कुल यही वाली मटेरियल की ये स्ट्रिप लगा दिया। जब इसके एंड के पीछे पोटेंशियल डिफरेंस V थी, इस वाले एंड के लिए भी पोटेंशियल डिफरेंस V होगी। क्यों? क्योंकि ये सीरीज में कनेक्टेड है। करंट जितनी इससे जाएगी उतनी ही इससे भी चली जाएगी। जब करंट फिक्स्ड, तो इसके दो एंड में जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज आल्सो फिक्स्ड, मतलब चेंज नहीं होगी। जो इस मटेरियल के लिए था, इसी के लिए भी यही, इसके लिए भी सेम आएगी। क्यों? क्योंकि यहां पर भी आप देख सकते हैं, यही मटेरियल तो उठाकर यहां रखा हूं और यही सेम मटेरियल ये है, सेम मटेरियल। तो आप क्या देखेंगे, यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस इसके लिए, इसके एंड पर V, इसके एंड पर भी V। इसका मतलब क्या हो गया कि टोटल वोल्टेज डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इस एंड से इस एंड के बीच में V प्लस V मतलब 2V। और करंट कितनी जा रही है? I। तो आप इक्वेशन पर पुट करें, V इक्वल टू I करंट थी और रेजिस्टेंस R, यहां पर 2V। तो R क्या निकलेगी? R कॉम्बिनेशन के लिए निकाल रहे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, इक्वल टू 2V डिवाइडेड बाय I। V डिवाइडेड बाय I इक्वल टू R है, तो यहाँ पर 2R हो जाएगी। इसका मतलब जैसे लेंथ बढ़ रही है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ रही है। लेंथ डबल, रेजिस्टेंस डबल। क्लियर? गॉट इट? थर्ड सिचुएशन, ये तो दूसरा हो गया। तीसरे सिचुएशन में आप सपोज ये माने कि ये वाली स्ट्रिप जो थी, तीसरे वाले में ये वाली जो स्ट्रिप थी, ये वाली, मैंने सेम स्ट्रिप को यहां लिख दिया। ये वाली स्ट्रिप सपोज इमेजिन दैट कि ये दो स्ट्रिप से मिलकर बनी हुई है, दो स्ट्रिप एरिया वाइज है। इसको ऐसे समझे कि आप इसकी लेंथ तो इसकी लेंथ की इक्वल है, इसकी लेंथ जितनी थी वो लेंथ तो ये भी है, लेकिन जो इसकी एरिया है, सपोज इसकी एरिया की हाफ है, इसकी एरिया की हाफ है। इसकी एरिया कितनी थी? सपोज एरिया A थी, ये वाली एरिया जो थी वो A थी। यहाँ पर दो मटेरियल, ये वाली सेम मटेरियल को हाफ पार्ट में डिवाइड कर दी है, तो ये वाली जो एरिया होगी वो क्या हो जाएगी? A/2 और ऊपर वाली की एरिया A/2। सेम मटेरियल, सेम, सिर्फ हमने उसको यहां पर कट कर दिया इस तरह से, क्रॉस सेक्शन। जब इस तरह से कर दिया तो अब क्या हो जाएगी? अब अगर इसके पीछे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगी? सेम। तो ऊपर वाली स्ट्रिप से और नीचे वाली स्ट्रिप से करंट कितनी जाएगी? जब टोटल की टोटल I जा रही थी, तो यहां पर इसका मतलब क्या हो गया? हाफ I/2 ऊपर से, I/2 नीचे से। गॉट इट? इस कंडीशन में पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू करंट कितनी जा रही है? I/2 और एरिया कितनी है? I/2 इस करंट के लिए, और एरिया कितनी हो गई? एरिया क्या हो गई? V इक्वल टू एरिया से मतलब नहीं, R लिख देंगे सीधे। जो रेजिस्टेंस निकालनी है इसमें क्या हुए, यहां पर क्या है
एक अलग सिचुएशन है, सोचे आप एक स्ट्रिप के लिए निकाल रहे हैं तो आप 1 लिख दें, कुछ भी कर लिख सकते हैं, नाम अलग देना था क्योंकि यहाँ पर R कॉम्बिनेशन R1 कर देंगे। तो इससे क्या हो गया, R1 इक्वल टू 2VI, VI हमें पता है कितनी R, इसका मतलब 2R निकल गई, कुछ तो मिस्टेक हुआ है। R इक्वल टू करेंट जो है इसमें R1 पैरेलल एरिया हाफ, हाँ ओके करेक्ट, कोई बात नहीं, इसमें भी 2R आ रही थी, यहाँ भी 2R, नो कंफ्यूजन, गॉट इट। जो आ रही है मैंने वो लिख दिया। इसका मतलब क्या हुआ, एरिया अगर आधी कर रहे हैं, सिर्फ हाफ के लिए निकाले थे, यहाँ पर हाफ के लिए रेजिस्टेंस निकली है, आधे पार्ट के लिए हाफ रेजिस्टेंस, इसका मतलब एरिया अगर आधे करेंगे तो रेजिस्टेंस डबल हो रहा है, लेंथ को डबल करेंगे तो भी डबल हो रहा है। इसका मतलब इस दो कंक्लूजन से क्या निकालेंगे, इस दो रिजल्ट से हम कंक्लूड क्या करेंगे कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, लेंथ बढ़ रही है तो रेजिस्टेंस बढ़ रही है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। क्यों, एरिया आधी कर रहे हैं तो ये डबल हो रही है, इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ आधी करेंगे मतलब हाफ कर रहे हैं तो डबल हो जाएगी, क्योंकि न्यूमरेटर में चला जाएगा, हाफ कर रहे हैं तो घट नहीं रही बढ़ रही है, इट मींस दैट इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसको लिख सकते हैं R इक्वल टू रो L बाई ए, रो इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ये जो R है वो तो डिपेंड कर रहा था मटेरियल पर भी और डायमेंशन पर भी, तो डायमेंशन तो ये हो गई लेंथ और एरिया, लेकिन रो सिर्फ डिपेंड करेगा मटेरियल पर, रो डिपेंड्स ऑन मटेरियल, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, मटेरियल कैसी है वो उसके अकॉर्डिंग रो की वैल्यू होगी, रो इज द कांस्टेंट, गॉट इट, एनी डाउट। तो रो क्या है, कांस्टेंट है, R की वैल्यू निकल गई, R इक्वल टू रो LMT बाई ए, रो लेंथ डिवाइडेड बाई एरिया। अब एक बात और है, क्या है, इसको जरा हटाना है, उसके बाद V इक्वल टू क्या है IR, R इक्वल टू क्या निकल गई, रो LMT मतलब मीन, आपको LMT नहीं समझना है, लेंथ समझना है, रो L बाई ए, V इक्वल टू ये हो गई। अब इसको ऐसा लिख सकते हैं, कुछ अरेंज करना है, I सिर्फ हमने अरेंज किया है, ए को इधर ले गए I के पास, I डिवाइडेड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई रो L, कोई चेंजेस नहीं है। ये क्यों किया, क्योंकि I बाई एरिया, इसका मतलब करंट डेंसिटी, एक नया टर्म आ गया J इज द करंट डेंसिटी, J इज द करंट डेंसिटी। अब एक और कॉन्सेप्ट ये है कि अगर किसी कंडक्टर में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करिए, सपोज वी आर अप्लाइंग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए देख रहे हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या हुआ, इसका मतलब स्टेडी इलेक्ट्रिक करंट है, आपको पहले बताया था इसकी पिछली क्लास में। जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसका मतलब कोई ना कोई उस इलेक्ट्रिक फील्ड को मेंटेन कर रहा है, और जो मेंटेन कर रहा है इट मींस दैट बैटरी इज कनेक्टेड। अगर बैटरी कनेक्टेड है और बैटरी चार्ज है, ऐसा नहीं कि अनचार्ज बैटरी को कनेक्ट कर दे, इसके बाद खुद की अपनी ताकत ना हो, उस कंडीशन की बात नहीं हो रही है। अगर एक ऐसी बैटरी को कनेक्ट कर दे जो पोटेंशियल, जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को मेंटेन रखे, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी नहीं, कांस्टेंट रहेगी, तो उस समय जो करंट आएगी दैट करंट विल बी स्टेडी इलेक्ट्रिक करंट। तो ये वाला जो लॉ है वो भी स्टेडी इलेक्ट्रिक करंट के लिए ही वैलिड है। अब यहाँ पर J रो L निकल गया। अब सपोज, अब मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट ये है, अगर E मींस इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, जो चेंज नहीं करे, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है। मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, आपने देखा था यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, मोशन वाले चैप्टर में भी 11th में यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी कांस्टेंट, मोशन में तो वेलोसिटी तो होनी है, यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी कांस्टेंट, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कांस्टेंट, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, यूनिफॉर्म है मतलब हर जगह हर पॉइंट पर सेम है, किसी भी पॉइंट में अगर इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, उसकी मैग्नीट्यूड सेम है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर किसी कंडक्टर में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पर, और L क्या है, लेंथ है उस कंडक्टर की, लेंथ ऑफ दैट कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड, उसके जो छोर है उस छोर पर पोटेंशियल डिफरेंस। एग्जांपल के ये देख ले, ये दो एंड है, इसके और इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V है, सपोज इस पॉइंट पर V1 है, इस पॉइंट पर V2 है, तो V1 माइनस V2 इक्वल टू V, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। और आपने क्या पढ़ा था, जो लास्ट इसके पिछले वाले चैप्टर थे उसमें आपने देखा था कि V इक्वल टू E इंटू डी, E इंटू डी मीन्स वोल्टेज डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, तो V इक्वल टू E इंटू लेंथ, मल्टीप्लाइड है, ये कुछ भी नहीं है, EL कर दे आप सीधे, नहीं तो आपको लग रहा है डॉट प्रोडक्ट है, ये वेक्टर है, नो इट्स नॉट वेक्टर, आप किसी को लग रहा है डेसिमल है, डेसिमल भी नहीं है इसका मतलब, ये जस्ट मल्टीप्लाइड है, E मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, इससे क्या निकल गया पोटेंशियल डिफरेंस। V क्या होता है, IR इक्वल टू EL हो गया, I को R, ये IR V इक्वल टू डायरेक्ट J रो L यहाँ लिख सकते हैं, V इक्वल टू J रो L इक्वल टू EL, L कैंसिल हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकल गई, J रो, J मींस करंट डेंसिटी, तो J की वैल्यू क्या निकल जाएगी, J इक्वल टू E बाई रो, 1 बाई रो क्या को कहते हैं सिग्मा, तो सिग्मा E,
तो J इक्वल टू सिग्मा ई, ये एक इक्वेशन है, इसको भी कहते हैं ओम्स लॉ, ये भी ओम्स लॉ के थ्रू क्या कहते हैं, V इक्वल टू IR, J इक्वल टू सिग्मा ई, इट इज ऑल्सो ओम्स लॉ, इट ऑल्सो ओम्स लॉ, बट इट इज ऑल्सो इन वेक्टर फॉर्म, इसको वेक्टर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, वी कैन कन्वर्ट इट इनटू वेक्टर फॉर्म। ये जो है सिग्मा, ये किसको कहते हैं, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल, इसकी वैल्यू हो गई 1/ρ। J इक्वल टू सिग्मा ई, J क्या हुआ, वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसी तरह सिग्मा और E को भी वेक्टर फॉर्म में, ये हो जाएगी रिजल्ट। ये ऐसा क्यों किया है, क्योंकि जो करंट डेंसिटी की डायरेक्शन होगी, करंट किसी एरिया से पर्टिकुलर एरिया से जब निकल रही है, सपोज ये है, अब इस मार्कर से करंट निकल रही है, तो ये वाली एरिया हो गई, तो इसको अगर एरिया को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इसके नॉर्मल में जो होती है दैट इज द वेक्टर फॉर दिस एरिया। तो अगर एरिया करंट बाय एरिया, करंट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि यहां पर करंट को बोले कि हाँ सर मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, ये ट्रायंगल लॉ फॉलो नहीं करता। वेक्टर वाले चक्कर में देखिए 11th में सिर्फ मैग्नीट्यूड या और डायरेक्शन होने से कोई वेक्टर नहीं होती है, इसमें वेक्टर्स लॉ ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का लॉ जो होता है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वो यहाँ वैलिड नहीं है, दैट्स व्हाई करंट इज नॉट ए वेक्टर। तो करंट बाय एरिया, तो एरिया वेक्टर है, तो एरिया किस डायरेक्शन में है, इसकी नॉर्मल है, इस डायरेक्शन में। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको बताया था कि कंडक्टर में, सिलिंड्रिकल कंडक्टर में इसी डायरेक्शन में, तो इसका मतलब डायरेक्शन दोनों की सेम होगी, तो ये दोनों वेक्टर फॉर्म में हो गया, इसको कहते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म। क्लियर? तो ये तो आज के लिए था, कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, दोस्तों को ये वीडियो जरूर पहुंचाएं, इसके लिंक भेजें, सब्सक्राइब करें चैनल को, तभी तो आप बढ़ पाएंगे, तभी तो आपको समझ में आएगी चीज क्या है। बिल्कुल सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब बटन है वहां पर क्लिक करें, अगर एक भी लेक्चर आपने देखा जरूर करना है वहां पर, अगर नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी दिमाग में स्टोर नहीं रहेगा। यहां से मैंने सॉफ्टवेयर में ऐसा कुछ कर दिया है, आप अगर देख भी लिए है तो आपको दिमाग में वो नहीं रहेगा, उड़ जाएगा, वो फ्लैश मेमोरी में रहेंगे। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया तो इसका मतलब मेरी तरफ से आपके लिए ओके, इसका मतलब यहाँ से जो नॉलेज है वो आपके माइंड में जाकर फिक्स्ड मेमोरी हार्ड ड्राइव में जाकर सेट कर जाएगा। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी बोले सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू एवरीवन।